हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। आज हम क्लास 10 पॉलिटिक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज फेडरलिज्म? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म is a system of democratic government where the power is divided between different levels of government. तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक पावर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जहां पावर को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। अभी हम लोग पहले देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहां हम लोग बाय वोटिंग सिस्टम हम लोग हमारे लीडर्स को चूज करते हैं। और फेडरलिज्म का मतलब है युक्त राष्ट्रीय। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म में टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रहता है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जैसे हमारे इंडिया में, हमारे देश में दो गवर्नमेंट है। एक है पूरे एंटायर कंट्री के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, और हर एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट रहता है। तो एंटायर कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है उसके हाथ में कुछ स्पेशल पावर रहता है, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके हाथ में भी कुछ पावर दिया जाता है। Both these levels of government enjoy their power independent of others. ये जो दो levels of government है, ये अपने जो पावर डिवाइड किया हुआ है इसके अंदर वो अपने पावर को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का की फीचर्स क्या है कि फेडरलिज्म में टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, मतलब एक से ज्यादा गवर्नमेंट रहेगा। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, द सेम सिटीजन्स बाय ईच टायर हैज its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. हर एक लेवल में, गवर्नमेंट के हर एक लेवल में उसका खुद जुरिडिक्शन रहेगा। उसके जुरिडिक्शन के अंदर लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सब अलग अलग रहेगा। द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जुरिडिक्शन का जो सिस्टम है ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया हुआ है। The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require to consent of the both levels of government. ये जो fundamental provisions है Constitution में, ये कोई लेवल का गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है। इसे चेंज करने के लिए दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की एश्योरेंस की जरूरत होता है। नेक्स्ट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर है एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर है, और ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो रेवेन्यू का सोर्स है ये गवर्नमेंट के लेवल में क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन से गवर्नमेंट क्या क्या रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ये स्पेसिफाई किया हुआ है। द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. तो फेडरलिज्म सिस्टम का दो उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ एंटायर कंट्री। तो एंटायर कंट्री को सेफगार्ड करना
एंड प्रमोट द यूनिटी को प्रमोट करना भी फेडरलिज्म सिस्टम फेडरल सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव्स है। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजियन के लोग रहते हैं, तो ये सभी को एक साथ एक ही धागे में बांधने का काम भी ये फेडरल सिस्टम करते हैं। Next question, India has a large cultural, regional and religious diversity, but there is a unity among people. What factors are responsible for this? Elaborates. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ कल्चरल, रीजनल, रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखाई देते हैं, फिर भी यहाँ यूनिटी एक है, यूनिटी एक है। तो इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? राइट टू इक्वलिटी। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सभी रिलीजियस के सिटीजन सभी को समान अधिकार मिलेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन और रिलीजियन। यहाँ कास्ट, क्रीड, रिलीजियन के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। SC, ST हैव सम सीट्स रिजर्व्स एंड डू गेट रिप्रेजेंटेशन। SC, ST के जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोगों के लिए भी सीट रिजर्व किया हुआ है। राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजियन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और सभी रिलीजियन, सभी कास्ट के लोगों के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एंड कल्चरल एजुकेशनल राइट्स भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके लिए हमारी इंडिया जो इतने बड़े एक कंट्री है जहाँ कल्चरल डाइवर्सिटीज दिखाई देता है, फिर भी हम लोग एक ही साथ सभी मिल के रहते हैं, एक धागे में हम लोग सभी लोग बंधे हुए हैं। यही है इंडिया का स्पेशल फीचर। फैक्टर्स दैट मेक फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया सो अट्रैक्टिव। इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट इतना अट्रैक्टिव क्यों है? नंबर 1 पॉइंट, मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब एकत्रित करना, सभी को एक साथ मिलके रहना है। जो इंडिया में हम सभी लोग एक साथ मिलके रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज ऑफ द पीपल एट ऑल द लेवल्स। सभी लोगों में एडमिनिस्ट्रेटिव जो नॉलेज है ये सभी लोगों में है। एफिशिएंसी टू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज एट रिस्पेक्टिव लेवल्स। हर एक लेवल्स में जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करने का एफिशिएंसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फेडरेशन ऑफ कॉमन टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। What is holding together federation? A large country decide to divide its power between states and center. तो लार्ज कंट्री जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि इतने बड़े देश को चलाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए क्या किया? इसीलिए पावर को डिवाइड कर दिया। सेंट्रल के हाथ में कुछ पावर डिवाइड कर दिया और स्टेट के हाथ में कुछ पावर डिवाइड कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेंड्स टू बी मोर पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत पावरफुल है। फेडरेशन यूनाइट्स हैव अनइक्वल पावर। फेडरेशन सभी को यूनाइट करते हैं, जो अनइक्वल पावर्स है उसे भी इक्वल करते हैं। जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मतलब हर एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, सभी इंडिपेंडेंट है, वो लोग फिर भी मिलके एक साथ मिलके एक बड़ा यूनिट को फॉर्म करते हैं। ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स एंड आर स्ट्रॉन्ग। हर एक स्टेट का एक इक्वल पावर है, हर एक स्टेट खुद स्ट्रॉन्ग है, बट वो लोग सभी एक साथ मिलके एक बिगर यूनिट को फॉर्म करता है। बाय pooling sovereignty and retaining identity, they increase their security. वो लोग एक साथ, उसके हाथ में खुद का पावर है,
वो खुद इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, फिर भी उन लोगों को मिलके रहने की क्या जरूरत है? बिकॉज दे आर रिटेनिंग आइडेंटिफाई देयर इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। वो सभी लोग अपने अपने सिक्योरिटी के लिए एक साथ मिलके रहना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल? एक्सप्लेन। स्टेट और सेंट्रल में पावर कैसे डिवाइड किया हुआ है, और डिस्क्राइब द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। 1. Union list. Union list consists of 97 subjects. It includes subjects of national importance such as defense of country, foreign affairs, banking, communication, currency. फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब कुछ यूनियन लिस्ट के अंदर है। स्टेट के हाथ में क्या है? स्टेट लिस्ट कंसिस्ट 66 सब्जेक्ट्स। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स स्टेट्स लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। स्टेट के हाथ में क्या क्या पावर है? स्टेट के हाथ में लोकल इंपॉर्टेंट सच एज पुलिस, ट्रेड, ये सब कुछ स्टेट के हाथ में है। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 47 सब्जेक्ट्स। इट इंक्लूड्स कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडुकेशन, सक्सेशन। ये जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट के हाथ में है। जैसे एजुकेशन सिस्टम, ये कॉन्करेंट लिस्ट के हाथ में है। यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट which are not covered under their list. The name has been given to such subjects is residuary subject. और यूनियन गवर्नमेंट और भी कुछ लिस्ट खुद के हाथ में रखता है जिसे हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का डिफरेंट क्या है? Number 1, federal government. In federal government is divided among different levels like central, state, local government. तो हम लोग पहले क्वेश्चन में भी देखा कि फेडरल गवर्नमेंट का जो पावर है वो 3 लेवल्स में डिवाइड होता है। एक है सेंट्रल पावर, एक है स्टेट पावर और एक है लोकल पावर। और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है? इन यूनिटरी गवर्नमेंट पावर इज सेंट्रल विच इज सेंट्रल अथॉरिटी। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में पूरा जो पावर है वो पावर सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस सिस्टम पावर इज गिवन सेपरेटली टू द सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट में पावर जो है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, लोकल लेवल में पावर को डिवाइड किया हुआ है। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है? इन दिस सिस्टम देयर में बी कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स ऑल द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब में पूरा जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट फेडरल गवर्नमेंट का, देयर इज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में जो फेडरल गवर्नमेंट में जो हर एक लेवल है गवर्नमेंट का, जैसे सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट है, ये सबका एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब उसका अलग अस्तित्व है। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट लेवल गवर्नमेंट इज ऑन द मर्सी ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का उतना पावर नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है इंडिया, यूएसए एक्सेट्रा है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में जैसे हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत सिस्टम भी है। और यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है यूके, श्रीलंका। अभी टॉपिक 2, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री?
तो इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है वो कैसे किया हुआ है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इंडिया हैज 3 tier गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। नंबर 2 पॉइंट है, जम्मू एंड कश्मीर has its own constitution. Many provisions of Indian constitution are not applicable to this state without approval of the state government. जम्मू कश्मीर के एक अलग सा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है वो किसी और स्टेट में या और किसी प्रोविजंस एरियाज में वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. जो constitution का जो implementation है उसका जो power है वो सिर्फ judiciary के हाथ में ही दिया हुआ है। So हमारे इंडिया में जुडिशियरी सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम कैसे चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। 2011 एंड 2013 में ये क्वेश्चन आया है। और वाई हैज फेडरलिज्म सक्सेड इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम इतना सक्सेस क्यों है। Federalism succeeded in India due to nature of democratic policy in our country. हमारे देश में इंडिया में जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज चलता है उसके हिसाब से ही फेडरलिज्म हमारे देश में इतना सक्सेस पाया है। The policies adopted by India to ensure this success. क्या क्या पॉलिसी डेमोक्रेटिक पॉलिसी इंडिया अडॉप्ट किया जिसके लिए फेडरलिज्म सिस्टम इतना सक्सेस हुआ। Number 1 point, linguistic states. After independence, the boundaries of several old states were changed in order to create a new states. Independence के बाद बहुत सारे boundaries को, बहुत सारे old states की boundary को change करके new states में form किया, new states formed हुआ। The creation of linguistic states was the first and a major test for the democratic politics in our country. हमारे कंट्री में जो स्टेट्स है वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, मतलब हर एक लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट को अलग किया हुआ है। जैसे मराठी, अगर मराठी लैंग्वेज देखा जाए तो हम लोग महाराष्ट्र में ही जा सकते हैं। अगर बंगाली लैंग्वेज चाहिए तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा बंगाली लैंग्वेज के लोग मिलता है। ओडिशी लैंग्वेज अगर चाहिए तो उड़िया में मिलेगा। फिर तमिल लैंग्वेज चाहिए तो तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये जो लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट को डिवाइड किया है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन ऑफ द लैंग्वेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के हिसाब से डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर स्टेट रिलेशन। हमारे इंडिया में जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो बहुत दिनों से बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। दिस मीन दैट देयर वर fewer problems with center and state government. For a long time, the same party ruled both at the center and most of the states. This means that there were fewer problems. अगर state और central में एक ही पार्टी रहेगा तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा arise नहीं हो पाएगा। And when the ruling party at the state level was different, the practices that ruled at the central to undermine the power of the state. जब स्टेट में एक अलग पार्टी रहेगा और सेंट्रल में अलग पार्टी रूल करेगा तब सेंट्रल और स्टेट में थोड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट
हो पाएगा। Restructuring the central and state relation is one more way in which federalism has been strengthened in the practice। यही जो सेंट्रल और स्टेट का यही जो मिलजुल के रहने का जो प्रैक्टिस है, ये हमारे इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। Number 4th point, decentralization of the power. Power in India has been decentralized to the local government। हमारे इंडिया का जो पावर है वो सेंट्रल, स्टेट और पंचायत, लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दिया हुआ है, जो है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के हाथ में। द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स पंचायत इन द विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया। विलेज में हमें पंचायत सिस्टम दिखाई देते हैं और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपल सिस्टम दिखाई देता है, जहाँ पावर एकदम लोकल लेवल से लेके पूरे सेंट्रल एकदम टॉप लेवल तक डिवाइड किया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।